नमस्कार, सोनी म्यूज़िक ओनली फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संगीत गायन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर यानी कि इंडियन म्यूजिक थ्योरी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो वीडियो इस चैनल पे डाली थी, जिसका पार्ट 6.1 में ही डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन डाले थे, यानी कि बड़े प्रश्न डाले थे डिटेल के साथ। उन्हीं में से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है मैंने यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो डाले हैं। आप इनको देखकर याद कर सकते हैं और संगीत विषय संबंधी परीक्षाओं में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये जो सिलेबस है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड संगीत गायन पाठ्यक्रम के अनुसार है और ये अधिकतर परीक्षाओं में आते ही आते हैं। तो आज के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न किस में से हैं, पहले ये देख लीजिए। हमारे जो आज के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे वो मई मंथ का सिलेबस है क्लास 6 to 8 में से। ये जो हम टॉपिक करेंगे क्लास 6 में भी अधिकतर यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा संगीत की परिभाषा व अंग। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा स्वर की परिभाषा और स्वर के प्रकार। तो आपको अगर ये बड़े क्वेश्चन और ये बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर अगर आपको लिखे हुए चाहिए तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर अपने ब्लॉग स्पॉट का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इसको देखकर याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न रहेगा ललित कलाएं कितनी हैं। तो ललित कलाएं कुल 5 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ललित कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कला कौन सी है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कला जो है संगीत कला ही होती है। प्रश्न नंबर 3 है कौन सी कला जिसका आनंद मनुष्य सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। तो बाकी कलाओं में तो शब्द स्वर वगैरह का कम ही प्रयोग होता है, सिर्फ संगीत ही ऐसी कला है जिसमें शब्दों का, स्वर का, ताल का आदि का प्रयोग होता है। इसलिए संगीत कला जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ कला है जो मनुष्य सुनने मात्र से आनंद प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है किसकी मधुर ध्वनि युवा, वृद्ध और बच्चों सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो एक संगीत ही है जो मनुष्य, हर प्रकार के प्राणियों को भी जो है अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वो है संगीत। प्रश्न नंबर 5 है मानव अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करता है। तो कोई भी व्यक्ति है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी भाषा को जरूर चुनता है, लेकिन इसके साथ वो किसी न किसी कला का भी उपयोग जरूर करता है। और हमारा प्रश्न नंबर 6 है चित्रकार अपने भाव किसके माध्यम से प्रकट करता है। चित्रकार जो होता है उसके पास शब्द नहीं होते, उसके पास सिर्फ ड्राइंग के लिए जो है कलर होते हैं, रंग होते हैं और कुछ रेखाएं होती हैं। तो रंगों और रेखाओं के माध्यम से चित्रकार अपने भाव जो है प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 7 कवि अपने भाव किसके माध्यम से प्रकट करता है। तो संगीत जो होता है, संगीत में भी शब्द स्वर वगैरह का प्रयोग किया जाता है, तो कवि भी जो है शब्दों का प्रयोग करता है। तो यहाँ हमारा आंसर बनता है शब्दों के द्वारा कवि अपने भाव प्रकट करता है। संगीतकार अपने भाव किसके माध्यम से प्रकट करता है। देखो शब्द तो आ चुके हैं, तो इसके साथ स्वर और लय वगैरह जोड़ दी जाए तो इसका मतलब स्वर और लय के द्वारा जो है संगीतकार अपने भावों को प्रकट कर सकता है। यहाँ शब्द प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वादन और नृत्य में बिना शब्दों के भी अपना प्रदर्शन दिखाकर अपने भावों को प्रकट किया जा सकता है, और संगीतकार जो गायन है वो आलाप या आकार में गाकर भी अपने शब्दों को बिना यूज किए जो है अपने भाव प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 है संगीत में कितनी कलाओं का समावेश है। तो संगीत में कुल 3 कलाओं का समावेश है, यानी कि संगीत जो किन किन कलाओं से मिलकर बना है, 3 कलाओं से मिलकर। तो ये 3 कलाएं कौन सी होगी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संगीत में कौन कौन सी कलाओं का समावेश है। तो संगीत में गायन, वादन और नृत्य का समावेश है। हमारा प्रश्न नंबर 11 रहेगा किसके सम्मिलित रूप को हम संगीत कहते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन आ ही चुका है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाओं के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाएं क्या हैं। यहाँ इसका आंसर है स्वतंत्र। तो स्वतंत्र से मतलब है कि गायन, वादन, नृत्य अलग अलग भी किया जा सकता है, कि एक जगह गायन किया जाए सिर्फ और एक जगह सिर्फ वादन किया जाए और एक तरफ सिर्फ नृत्य किया जाए। लेकिन फिर भी हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा इसके बाद कि फिर भी ये जो गायन वादन स्वतंत्र तो होती हैं लेकिन ये एक दूसरे को निखारने का काम भी करती हैं, तो आपस में मिलकर भी बजाए या गाए जाते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 है तीनों ही कलाएं एक दूसरे के लिए किस प्रकार सहायक होती हैं। तो किस प्रकार सहायक होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक दूसरे को निखारती हैं और संवारती हैं, तो इसका आंसर बनेगा निखारने और संवारने में सहायक होती हैं। जैसे गायन में अगर वादन का प्रयोग किया जाए तो हमारा गायन और अच्छा हो जाएगा। वादन में अगर वादन के साथ साथ गायन और नृत्य को दिखाया जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा, सुनने वाले को जल्दी समझ आएंगे भाव।
इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, संगीत के अंग कौन कौन से हैं। तो देखो हमारा यहाँ एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि देखो संगीत जो है 3 कलाओं के सम्मिलित रूप है, 3 कलाओं से मिलकर बना है, और इसके जो अंग है वो भी ये 3 ही है, कौन से, गायन, वादन और नृत्य। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है 15वां, गायन में अपने मन के भावों को किसके द्वारा प्रकट करते हैं। देखो गायन में अपने मन के भावों को किसके द्वारा प्रकट करते हैं, यहाँ हम गायन की बात कर रहे हैं। हमने 3 कलाओं में जो हमने संगीत के 3 अंग लिए थे उसमें हम गायन की बात कर रहे हैं। तो गायन में मन के भाव को प्रकट करने के लिए हम शब्द, स्वर और ताल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार गीत, भजन, शब्द, ख्याल, ठुमरी आदि किसके मुख्य प्रकार हैं। तो ये जो प्रकार है ये हमेशा गाए जाते हैं, तो इसलिए ये गायन के ही प्रकार हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 17 आता है, जब स्वर, लय और ताल के साथ किसी वाद्य जैसे कि सितार, बांसुरी, वायलिन, तबला आदि को बजाया जाता है और संगीतकार अपने भावों को उनकी सहायता से व्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ समझ आ रहा है, देखो हमने इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात कर रहे हैं जिससे हम अपने भावों को व्यक्त कर लें, तो इसका आंसर जो आएगा वादन। किसी वाद्य को बजाना वादन कहलाता है और जो बजाने वाला होता है उसको वादक कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, नृतक किसके द्वारा अपने मन के भावों को भी व्यक्त करता है। तो नृत्य जो है गाकर भी कर सकता है, साथ साथ गाकर, लेकिन अगर गाता नहीं है तो वो डायरेक्ट क्या करता है, अपने भाव मुद्राओं तथा अंग संचालन द्वारा। यहाँ भाव मुद्राओं से मतलब है कि शब्दों को अपने फेस एक्सप्रेशन से और अपने बॉडी लैंग्वेज से अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। हमारा यहाँ नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 19 नंबर, संगीत का प्राण क्या है। तो जो संगीत है उसका जो प्राण है वो स्वर है। स्वर के बिना संगीत खत्म है, उसको फिर सुना नहीं जा सकता। तो अब स्वर का आधार क्या है, हमारा प्रश्न नंबर 20 है, स्वर का आधार क्या है। तो देखो संगीत का प्राण तो स्वर है और स्वर का आधार क्या है, ध्वनि। देखो हालांकि ध्वनि बहुत सी प्रकार की होती है लेकिन सभी ध्वनियों को संगीत में नहीं लिया जाता, सिर्फ कुछ ध्वनियों को संगीत में लिया गया है, उन्हीं ध्वनियों को जो है स्वर का नाम दिया गया है। तो संगीत में प्रयोग होने वाली वह निश्चित ध्वनि जो सुनने में मधुर हो उसे क्या कहते हैं। तो जो निश्चित ध्वनि होती है जो सुनने में मधुर हो उसी को संगीत में लिया जाता है और उसे कहते क्या है, स्वर। ठीक है, यहाँ आपको बात क्लियर होगी कि स्वर कहते हैं। 22 नंबर हमारा प्रश्न रहेगा, भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाली यह निश्चित और मधुर ध्वनियाँ मुख्य रूप से कितनी मानी गई है। तो ये जो निश्चित ध्वनि जो हमें सुनने में मधुर लगती हैं ये कुल जो है 7 मानी गई हैं। ठीक है जी, तो ये जो 7 ध्वनियाँ मानी गई हैं। तो प्रश्न नंबर 23 देखिए, भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाली यह निश्चित और मधुर ध्वनियाँ मुख्य रूप से 7 मानी गई हैं, इन्हें संगीत में क्या कहा जाता है। तो इन्हें संगीत में क्या कहा जाता है, 7 स्वर। ठीक है जी, और ये 7 स्वर कौन से हैं, हमारे जो शुद्ध स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संगीत के ये जो 7 स्वर हैं ये कौन कौन से हैं, सा रे गा मा पा धा नी। हमारा अगला प्रश्न है कि सा स्वर का पूरा नाम क्या है। देखो सभी स्वरों को हम शॉर्टकट गाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, लेकिन इनके बड़े नाम भी हैं, लेकिन बड़े नाम को हम गा नहीं सकते, आसानी के लिए सा रे गा मा पा धा नी बनाया गया है। तो सा का जो पूरा नाम है उसे हम बोलते हैं षडज। श जो पहला स्वर है उसका पहला टुकड़ा ले लिया गया श से सा। इसी प्रकार रे जो है, रे का स्वर का पूरा नाम क्या है, ऋषभ। रे ऋषभ से शुरू होता है। इसी प्रकार गा स्वर का पूरा नाम क्या है, गंधार, गा से गंधार। और मा स्वर का पूरा नाम क्या है, मा से मध्यम, यानी कि मध्यम का पहला टुकड़ा ले लिया तो वो मा स्वर हो गया। और इसी प्रकार पा स्वर का पूरा नाम क्या है, पंचम। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो संगीत विषय में परीक्षाओं में जो आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसी प्रकार धा स्वर का पूरा नाम क्या है, धैवत। और नी स्वर का पूरा नाम क्या है, निषाद। यहाँ हमारे 31 प्रश्न हो चुके हैं। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वरों के मुख्य रूप से कितने प्रकार माने गए हैं। देखो यहाँ स्वरों के मुख्य रूप से कितने प्रकार माने गए हैं, तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि स्वर, देखो कुल स्वर होते हैं 12, जिसमें से हमने अभी तक 7 शुद्ध स्वरों के बारे में जान लिया है, लेकिन यहाँ जो 5 स्वर और बचते हैं, कुल स्वर 12 होते हैं, 7 स्वर हमें शुद्ध पता लग गए हैं। अब हम बाकी के 5 का भी पता करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो स्वरों के मुख्य रूप से कितने प्रकार माने गए हैं, 3। स्वरों के मुख्य रूप कौन कौन से प्रकार माने गए हैं, तो ये जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है शुद्ध स्वर जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, उसके बाद आते हैं कोमल स्वर और तीव्र स्वर। तो इस प्रकार ये कुल जो है 12 स्वर होते हैं, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर मिलाकर। तो जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं तो उन्हें कौन से स्वर कहते हैं। हमारा ये 34 नंबर प्रश्न जो है, यहाँ हम ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे निश्चित स्वर हैं जो कभी भी अपना स्थान नहीं बदलते, तो उन्हें कौन से स्वर कहते हैं, शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर कितने माने गए थे, 7। इसी प्रकार जब स्वर अपने निश्चित स्थान से कुछ नीचे उतरकर गाए बजाए जाते हैं तो उन्हें कौन से स्वर कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा पढ़ रहे हैं शुद्ध
कोमल और तीव्र स्वर की। तो अब हम जो प्रश्न है हमारा 35 नंबर, जब स्वर अपने निश्चित स्थान से कुछ नीचे उतर कर गाए या बजाए जाते हैं उन्हें कौन से स्वर कहते हैं। यानी कि जो कोमल स्वर होते हैं ना, वो कोमल स्वर 4 ही माने गए हैं, और कोमल स्वर का 4 माने गए हैं, उनका जो निशानी क्या है, उसके नियम क्या है कि जो शुद्ध स्वर अपना स्थान छोड़कर एक स्वर पहले यूज़ किया जाए, पहले प्रयोग किया जाए। कोमल स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, रे, गा, धा, नी। तो जो रे शुद्ध हो गया, रे शुद्ध से पहले क्या आएगा, रे कोमल, गा शुद्ध से पहले गा कोमल, धा शुद्ध से पहले धा कोमल, नी शुद्ध से पहले नी कोमल। तो इस प्रकार जो स्वर अपने निश्चित स्थान से कुछ नीचे उतरकर गाए या बजाए जाते हैं उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 36, कोमल स्वर को दिखाने के लिए स्वर के नीचे क्या लगा दी जाती है। तो लिखने के लिए संगीत गायन में जो भी कोमल स्वर होता है उन सभी स्वरों के नीचे लेटी रेखा लगाई जाती है। कोमल स्वर कितने होते हैं, 4, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। और ये कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं, रे, गा, धा, नी, और इन सब के नीचे लेटी रेखा। जब स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊंचा गाया बजाया जाता है तो उसे कौन सा स्वर कहते हैं। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि कोमल स्वर नीचे अगर गाए बजाए जाते हैं, यानी कि शुद्ध स्वर से नीचे या पहले आते हैं, लेकिन तीव्र स्वर उससे उल्टा है, यानी कि तीव्र स्वर बढ़ाकर गाया जाता है। तो यानी कि निश्चित स्थान से जो स्वर थोड़ा ऊंचा गाया बजाया जाता है तो उसे तीव्र स्वर कहते हैं। तीव्र स्वर कौन सा होता है, सिर्फ माँ स्वर ही सिर्फ तीव्र होता है। माँ शुद्ध के बाद जो है अगला स्वर आएगा वो माँ तीव्र होता है। तीव्र स्वर के चिन्ह क्या होते हैं, माँ पे तो कोई भी चिन्ह नहीं होता, लेकिन जब उसको तीव्र स्वर बनाना होता है तो उसके ऊपर खड़ी रेखा लगा दी जाती है। कोमल और तीव्र स्वरों को कौन से स्वर भी कहते हैं। तो देखिए हमारे पास 7 शुद्ध स्वर होते हैं, इनमें से सा और पा को छोड़कर बाकी जो स्वर होते हैं वो स्वर जो है चल स्वर भी होते हैं और उन्हें विकृत स्वर भी कहते हैं। अचल स्वर कौन से हैं, तो यहाँ हमने बात की थी जो 7 शुद्ध स्वर होते हैं उनमें सा और पा को छोड़कर शेष स्वर क्या होते हैं, चल और विकृत। लेकिन सा और पा कभी भी अपना स्थान नहीं बदलते, इसलिए उनको अचल स्वर कहते हैं, और जो स्वर अपना स्थान बदलते हैं उनको चल स्वर या विकृत स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 44, कुल स्वर कितने होते हैं। तो अभी तक हमने सभी स्वरों के बारे में जान लिया है कि शुद्ध कितने होते हैं, कोमल कितने होते हैं और तीव्र कितने होते हैं। तो ये कुल स्वर मिलाकर कितने बन जाते हैं, 12। तो ये आज जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न किए हैं वो इससे पहले वाली वीडियो से रिलेटेड है, जिनकी परिभाषा मैंने इसी वीडियो की स्टार्टिंग में दे दी है। आप इसी जो बड़े क्वेश्चन और जो छोटे क्वेश्चन हैं, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। मैंने ये सारा मैटर जो है अपने ब्लॉग स्पॉट साइट पर दे रखा है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। आप वहाँ से इसको पढ़ के याद भी कर सकते हैं, क्योंकि संगीत गायन की, वादन की जो बुक्स हैं वो मार्केट में कम अवेलेबल होती है। तो आप इस साइट से संगीत संबंधित जो है सिलेबस है, विषय संबंधित जो भी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न उत्तर हैं, आप उनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की संगीत गायन संबंधी कोई भी दिक्कत आती है, परीक्षाओं संबंधी या बुक संबंधी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या का हल किया जाए। इसके अलावा वीडियो में अगर कोई और दिक्कत आती है जो आपको समझ नहीं आती, वो मुझे ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं आने वाली वीडियो में उनमें कुछ सुधार कर सकूं। तो सोनी म्यूज़िक ओनली फॉर यू चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जिन बच्चों के पास ये सिलेबस नहीं पहुंच पाया वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़कर अपने संगीत विषय संबंधी परीक्षाओं का अच्छे से ध्यान दे पाएँ और अच्छे नंबरों से पास हो और उनको ये सारा मैटर अच्छी तरह समझ आ जाए। धन्यवाद।